नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको पढ़ाऊंगी अष्टांग हृदय सूत्र नंबर 7। ठीक है, हमारी जो सीक्वेंस है सूत्र स्थान की वो चल रही है। इससे पहले हमने पैथोलॉजी एनाटॉमी के लेक्चर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जैसा कि सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 7 अष्टांग हृदय का अन्न रक्षा विधि, ठीक है, अन्न रक्षा का जो नाम है वो ही इटसेल्फ बताता है कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर होने वाले हैं। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ाऊंगी और इसी क्लास में आपको लर्न भी करवाऊंगी। ठीक है, तो अन्न रक्षा, ठीक है, जैसे नाम ही बताता है कि अन्न जो है विषैला अन्न जिसमें पॉइजन मिला हो उसकी पहचान कैसे हो। ठीक है, तो विषताता के लक्षण क्या होते हैं एंड विरुद्ध आहार के बारे में, निद्रा के बारे में, त्रय उपस्तंभ के बारे में इसी चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको 100% आनी ही चाहिए अगर आपने एमडी में टॉप रैंक लेकर आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अन्न रक्षा अध्याय। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि विषयुक्त भात, मतलब कि चावलों में अगर पॉइजन मिला हो तो उसकी पहचान कैसे होगी। तो भात अगर विषयुक्त होगा तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, मयूर कंठ तुल्य हो जाएगा। सेकंड, इसकी जो विषयुक्त व्यंजन होते हैं, कोई भी मील जो है वो विषयुक्त है। ठीक है, किसी खाने में अगर जहर मिला हुआ हो तो उसमें मतलब फेन उद्गम होता है, राजी और बुदबुद। ये तीन चीज़ें आपने मेनली याद रखनी है। मतलब झाग सी आने लगती है उसमें और लाइंस जो है वो अपीयर होने लगती हैं उसमें। राजी मतलब लाइंस अपीयर होने लगती हैं और बुदबुद मतलब बुलबुले निकलने लगते हैं और उसकी छाया विकृत होती है। मतलब कि देखने में वो जो है खाना जो देखने में जैसे उसका शक्ल होती है खाने की वैसा नहीं लगेगा। ठीक है, विकृत छाया, फेन उद्गम होगा, राजी और बुदबुद। विषयुक्त मांस रस में नीली रेखा आ जाएगी। दूध में अगर विषयुक्त होगा तो रक्त यानी कि ताम्र राजी, ठीक है, तो रक्त वर्ण की, ताम्र वर्ण की रेखा आ जाएगी। दधी में कृष्ण वर्ण की रेखा आ गई। तक्र में श्याम और पीत वर्ण एंड घृत में पानीय सन्निभा, ठीक है, तो पानी जैसा जो है उसकी आभा नजर आएगी। मस्तु में, ठीक है, मस्तु मतलब मट्ठा जो होता है उसमें विष होगा तो कपोत सदृश। तुशोदक में कृष्ण सदृश, ठीक है, दधी और तुशोदक दोनों में कृष्ण सदृश रेखा आती है। जल में और मद में, अल्कोहल में, वाटर में अगर विष मिला हो तो उसमें काला रंग सा आ जाता है, काले रंग की रेखा आ जाती है। मधु में हरित वर्ण की रेखा आती है, तेल में अरुण वर्ण की रेखा आती है। तो हम इसको रिवीजन करते हैं कि जैसे मांस रस है उसमें नीली वर्ण की रेखा, फिर दूध में ताम्र या रक्त वर्ण की रेखा, दधी में और तुशोदक में कृष्ण वर्ण की रेखा, जल में भी और मद में भी कृष्ण वर्ण की रेखा। मधु में हरे रंग की रेखा आ जाएगी, ठीक है, शहद में हरे रंग की हरित वर्ण एंड तेल में अरुण वर्ण, घृत में पानीय सन्निभा और तक्र में श्याव और पीत वर्ण की रेखा, मस्तु में कपोत वर्ण की रेखा आती है। ठीक है, एंड देन विष ताता के लक्षण, ऑब्वियसली उसको स्वेटिंग होगी। ठीक है, उसने विष मिलाया हुआ है तो अलग ही तरीके के वो फीचर्स दिखाएगा। स्वेटिंग, स्वेद, वेपथू मतलब कांपना, त्रस्त होना, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होना, जृंभते, ठीक है, उसको जृंभा भी आ सकती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं विषताता के, स्वेद, वेपथू, त्रस्त, जृंभते, ये आप इजीली गेस कर सकते हैं। मुख में विष का प्रभाव क्या होता है, तो अगर हमने कोई पॉइजनस चीज़ खाई है, ठीक है, और अगर सबसे पहले उसको माउथ में लिया तो एक्सेस स्लाइवेशन होने लगेगी, लाला स्त्राव होगा। ठीक है, और जीवा में और ओष्ठ में जाड्यता मतलब जड़ता आ जाएगी, एक स्टिफनेस सी आ जाएगी टंग में और हमारे लिप्स में। चिमचिमायन, ठीक है, जलन सी महसूस होगी और रसों का ज्ञान नहीं होगा। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हम इजीली गेस कर सकते हैं कि मुख में अगर पॉइजन का क्या इफेक्ट होगा। लाला स्राव होगा, ठीक है, जीभ में, जीवा में और ओष्ठ में जाड्यता आ जाएगी, फिर चिमचिमायन होगा, रसों का ज्ञान नहीं होगा। नेक्स्ट है अमाशयगत विष के लक्षण। ये इंपॉर्टेंट है, अमाशयगत और पक्वाशयगत विष के क्या लक्षण होते हैं। अमाशयगत विष के लक्षण में क्या है कि शरीर अवयवों पर बिंदुओं की उत्पत्ति होनी, छोटी छोटी बिंदुएं आनी, इरप्शंस होनी, ठीक है, और लाल लाल चकत्ते भी कह सकते हैं, रैशेस कह सकते हैं जो बिंदु के शेप के होते हैं। नेक्स्ट है स्वेद होना, बहुत ज़्यादा स्वेद, मूर्छा, वमन होना। ठीक है, अमाशय में अगर प्रॉब्लम आएगी तो वमन होगा। पक्वाशय में अगर विष होगा तो अतिसार यानी कि लूज मोशन, डायरिया होगा। तो इसमें अमाशय में हम पढ़ रहे थे कि मूर्छा, वमन, दाह,
ठीक है। और चक्षुओं में दिक्कत आती है, हृदय अवरोध हो जाता है, ठीक है। शरीर के अवयवों पर बिंदुओं की उत्पत्ति होती है, जो ऑर्गन्स होते हैं शरीर के उसमें जो है छोटे छोटे बिंदु से आ जाते हैं। फिर स्वेद, मूर्छा, वमन, दाह, चक्षु हृदय अवरोध। नेक्स्ट है पक्वाशयगत विष के लक्षण क्या होते हैं। तो एक तो वॉमिटिंग तो आएगी, अनेक वर्ण के वमन आएंगे, मल्टी कलर वॉमिटिंग आएगी, ठीक है। बार बार यूरिन पास करेगा, मूत्र अधिक्य, अतिसार भी होगा, ठीक है। लूज टूल्स होंगे, फिर तंद्रा, कृष्णता, पांडुता, ठीक है। आपने याद रखना है मूत्र अधिक्य, अतिसार और जो वॉमिटिंग है, अनेक वर्ण का वमन। विष की चिकित्सा कैसे करते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो है कि ताम्रभस्म, ये पॉइंट आया हुआ है ताम्रभस्म वाला। ताम्रभस्म हमने एक रत्ती लेनी है और उसमें 1 तोला मधु को मिक्स करना है, ठीक है। तो हमने ताम्रभस्म में शहद को मिक्स करके लेना है, 1 तोला शहद और 1 रत्ती ताम्रभस्म, ऐसा ले सकते हैं। इसको डेली सेवन कर सकते हैं। या फिर मतलब हृदय शुद्ध होने पर, अगर हृदय पे कोई इफेक्ट नहीं है तो 1 शाण हमने स्वर्ण भस्म लेनी है। जिसने भी स्वर्ण भस्म ले ली उस पर वैसे भी कोई भी विष का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हृदय शुद्ध होने पर 1 शाण स्वर्ण भस्म सेवन। अब आते हैं विरुद्ध आहार पर। तो विरुद्ध आहार क्या होता है, ठीक है। विरुद्ध आहार जो है इसका मैं आपको पहले कॉम्बिनेशन बताती हूँ। जैसे कि अनूप मास है, इसमें अनूप मास कफ को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। और साथ में इसका कॉम्बिनेशन में हमने और भी ऐसी चीज़ें ले ली जो कफ को बढ़ाएंगी, जैसे कि माश है, दुग्ध है, मूली है, गुड़ है, ठीक है। ये सब अनूप मास के साथ ले लेना। एंड वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि दूध के साथ हमने चिलचिम मछली ले ली। पहले हमने पढ़ा था कि जो चिलचिम मछली होती है वो दोषों को प्रकोपित करती है, लेकिन जो रोहित मछली होती है वो दोषों का शमन करती है। तो चिलचिम वैसे भी हार्मफुल होती है, उसको दूध के साथ लेंगे तो बिल्कुल ही विरुद्ध हो जाएगी, ठीक है। दूध के साथ कोई भी खट्टी चीज़ लेना, अम्ल पदार्थ लेना, फल लेना, कुलथ लेना, मोठ लेना, मटर लेना, तो ये सारी दूध के साथ चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। दूध के साथ मूली, ठीक है, ये मूली जैसे हरे पदार्थ नहीं लेने चाहिए। फिर जो सूअर का मांस होता है, वरहा मांस, इसके साथ शाही के साथ नहीं लेना चाहिए। तो अनूप मांस के साथ माश, दुग्ध, मूली, गुड़, चिलचिम के साथ दूध, दूध के साथ अम्ल पदार्थ, दूध के साथ मूली, या फिर शाही के साथ वरहा मांस। इसके बाद और भी जो विरुद्ध आहार के कॉम्बिनेशंस हैं, मेनली आपको कॉम्बिनेशन ध्यान रखने हैं, जिसमें दूध और चिलचिम जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉम्बिनेशन है। और दूध के साथ कुकुट मांस जो है ये भी विरुद्ध है। माश के साथ मूलक यानी कि मूली, ये भी विरुद्ध है। मकोए का जो शाक है, ठीक है, मतलब किसी भी पात्र में, जिस पात्र में मछली या पिपली पकाई गई हो तो उसमें मकोए का शाक नहीं सेवन करना चाहिए, ठीक है। कांसे के पात्र में, ये बहुत कॉमन पॉइंट है कि कांसे के पात्र में 10 दिन तक रखा हुआ घी जो होता है वो भी सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मकोए के शाक को पिपली या मत से पाक किए हुए पात्र में नहीं सेवन करना चाहिए। कांसे के पात्र में घी 10 दिन तक रखा हुआ हो उसको नहीं सेवन करना चाहिए। और भल्लातक सेवन काल में कोई भी उष्ण आहार सेवन ना करें, ठीक है। इवन भल्लातक के लिए तो आचार्य चरक ने प्रिकॉशंस भी बताए हैं कि अगर आप भल्लातक सेवन कर रहे हो एज अ रसायन, तो पहले अपने माउथ में, बकल कैविटी में आप पूरा ऑयल का पेंट कर लीजिए, मतलब ऑयल जो है घी लगा लीजिए, क्योंकि घी ठंडा होता है। उसके बाद ही आप भल्लातक का सेवन कीजिए, ताकि उसका उष्ण जो गुण है वो आपके माउथ में जो जलन वगैरह ना करे। भल्लातक सेवन काल में उष्ण आहार सेवन ना करें, ठीक है। तो अब समझ आ गया होगा, आई होप। आपको नहीं कुछ भी समझ आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पायस, ठीक है, पायस यानी कि दूध के साथ अल्कोहल या खिचड़ी नहीं सेवन करनी चाहिए। तितर के मांस को एरंड की लकड़ियों में जलाकर ना खाएं या पकाकर ना खाएं। यहाँ पे आचार्य वाग्भट ने तितर मांस को एरंड की लकड़ियों में पकाने से मना किया, जबकि आचार्य चरक ने मोर के मांस को एरंड की लकड़ियों में पकाने से मना किया, ठीक है। तो हमने ये सारे कॉम्बिनेशंस पढ़े, दूध के साथ चिलचिम, दूध के साथ कुकुट मांस, दूध के साथ अम्ल पदार्थ, माश के साथ मूलक, मकोए के शाक को पिपली या मत्स्य के पात्र में जो है नहीं पकाना चाहिए। फिर कांसे का घी के साथ कॉम्बिनेशन, ठीक है, और भल्लातक का उष्ण आहार के साथ, पायस का सुरा या खिचड़ी के साथ, तितर का एरंड की लकड़ियों में तितर मांस को नहीं पकाना चाहिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है।
1-2 बार आप रीडिंग देंगे और जो है वीकली रिवीजन करेंगे, वीकली टेस्ट अटेंड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। त्रय उपस्तंभ कौन से होते हैं हम सबको पता है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ठीक है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। एंड निद्रा के प्रभाव क्या होते हैं? देखिए, अगर रात्रि को जागरण करेंगे तो रुक्षता उत्पन्न होगी बॉडी में, ठीक है, वात बढ़ेगा। रात्रो जागरणम रुक्ष, स्निग्ध प्रस्वप्नम दिवा, दिन में सोएंगे तो स्निग्धता आएगी, ठीक है। इसीलिए जो बहु कफा होते हैं, जिसमें कफ दोष ज़्यादा होता है, मेद दोष ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, ओबेसिटी होती है, उनको दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए, ठीक है। दिवा स्वप्न निषेध होता है। विष का रोगी जो है उसको रात्रि में कभी भी सोना नहीं चाहिए। इसके बाद है कि अनिद्रा की चिकित्सा, जिसको नींद ना आती हो तो उसमें क्या क्या हम जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि उसको दूध दे सकते हैं, रात को दूध पीना चाहिए उसको, शीर एंड मध, अल्कोहल भी इसमें सजेस्टेड है इन लिमिटेड अमाउंट। एंड मांसरस जो है, दधी है, अभ्यंग है, उद्वर्तन, ठीक है, जो ड्राई पाउडर से मसाज होती है बॉडी की। एंड तेल धारण, जैसे कि ऑयलिंग करना हेयर की। तो ये ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो कफ को बढ़ाती है एंड नींद को लेकर आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पेशेंट को बतानी चाहिए। अगर उसको सिवियरली इंसोम्निया है, बिल्कुल भी नींद नहीं आती, उसने सारे ये उपाय कर लिए हैं, तो आपको जो है हर्बल ट्रीटमेंट के साथ ये सारी चीज़ें अलग से सुजेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो वो और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। शीर, मद, मांसरस, दधी, अभ्यंग, उद्वर्तन, तैल धारण। मैथुन के अयोग्य कौन होते हैं, ठीक है। तो कॉइटस में जैसे रजस वाला है, ये मैथुन के अयोग्य है। अति स्थूल, ओबेसिटी है। दुष्ट संकीर्ण योनि, ठीक है, पिन होल सर्विक्स है जिसका, या फिर अतिकृश, ठीक है, अति स्थूल, अतिकृश दोनों ही मैथुन के अयोग्य हैं। प्रसूता, ऑब्वियसली जो प्रसूता है आफ्टर डिलीवरी, एंड गर्भिणी, प्रेग्नेंट लेडी, तो ये सारे मैथुन के अयोग्य हैं। रजस वाला है, ठीक है। मैथुन सेवन काल, अब शिशिर और हेमंत में तो इच्छा अनुसार बताया हुआ है। फिर वसंत और शरद में 3 दिन के अंतराल पर, ग्रीष्म और वर्षा में 15 दिन के, यानी कि एक पक्ष के अंतराल पर आचार्य ने सुजेस्ट किया है। मैं रिपीट कर देती हूँ, शिशिर और हेमंत में इच्छा अनुसार, ग्रीष्म में और वर्षा में 15 दिन के अंतराल पर, वसंत में और शरद में 3 दिन के अंतराल पर। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट जो है फिनिश होता है। दोस्तों, लगभग 12 से 14 मिनट में एक चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट इतना टाइम आप डेली निकाल सकते हैं, ठीक है। डेली आप जो है इतना टाइम 2 बार भी एक चैप्टर को पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी से ही सीरियसली पढ़ाई करिए ताकि आपका अच्छा रैंक आ सके। धन्यवाद।